नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 3 दिसंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। यदि आप दोस्तों 5 दिन से लगातार हमारे इस प्रैक्टिस सेट में जुड़े हुए हैं तो आप सभी को पता ही हो जाएगा इस प्रैक्टिस सेट में कैसे प्रश्न आने वाले हैं और इन सारे प्रश्नों को हम अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारा अगर टमाटर और प्याज आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनमें से किनका उत्पादन प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ग्रीन्स। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन ग्रीन्स इसका नाम है। दोस्तों, इसे अभी अभी हमारे पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में इसे TOP टॉप के नाम से भी दिखाया गया था। T से हो गया टोमेटो, O से हो गया ओनियन और P से हो गया पोटैटो। T से हो गया टोमेटो, O से हो गया ओनियन और P से हो गया पोटैटो। दोस्तों, इनके उत्पादन में अस्थिरता को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत टॉप इसमें इससे ही संबंधित है। तो दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑपरेशन व्हाइट दिया है तो ऑपरेशन व्हाइट की बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारा जैसे ऑपरेशन फ्लड की बात करते हैं, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन फ्लड की बात करते हैं दोस्तों। फ्लड ये हमारा किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड हमारा ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? ऑपरेशन फ्लड ये हमारा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, भारत में जो है ऑपरेशन फ्लड किसने शुरू किया था? दोस्तों, ये हमारे थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी जो हैं, इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को जो है वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और बात करते हैं दोस्तों NDRI कहाँ स्थित है? NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है? ये हमारी करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित? करनाल हरियाणा में जो है ये क्या स्थित है? NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इसी से ऑपरेशन संबंधित है। दोस्तों कुछ क्रांतियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाने की संभावना रहती है। बात करते हैं दोस्तों लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध किससे? दोस्तों, ये हमारा किससे हो जाएगा? ये टमाटर उत्पादन से हो जाएगा। टमाटर या मांस से संबंधित है। टमाटर या मांस उत्पादन से कौन सी हमारी हो जाएगी? लाल क्रांति। बात करते हैं गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, गुलाबी क्रांति का संबंध हमारा किससे है? गुलाबी क्रांति का हमारा झींगा मछली के उत्पादन से संबंध है। किससे? झींगा मछली के उत्पादन से हमारी गुलाबी क्रांति का संबंध है। बात कर लेता है हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध हमारा किससे है? ये हमारा खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से हमारी हरित क्रांति संबंधित है। और उसके बाद बात कर लेता है काली क्रांति। कौन सी? काली क्रांति ये किससे संबंधित? दोस्तों, ये हमारा ये तेल उत्पादन से संबंधित है। जो खनिज तेलों के उत्पादन से संबंधित है। किससे? खनिज तेलों के उत्पादन से हमारी काली क्रांति संबंधित है। और यदि पूछ लेता है लाल हो गई हमारा टमाटर या मांस, गुलाबी हो गई झींगा मछली और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, काली क्रांति दोस्तों ये हमारा क्या है? खनिज तेलों के उत्पादन से संबंधित है। और उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, ये सरसों के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से। पीली क्रांति का उत्पादन किससे है? तिलहन उत्पादन से है। तिलहन उत्पादन ये जो है सरसों के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? ये हमारी पीली क्रांति है। बात करते हैं दोस्तों गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध दोस्तों ये हमारा आलू के उत्पादन से है। किससे है? आलू के उत्पादन से। कौन सी है? गोल क्रांति। श्वेत क्रांति के बारे में आप सभी को बता चुकी है हमारी श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये हमारी श्वेत क्रांति ये हमारी दूध के उत्पादन से संबंधित है। किसके? दूध के उत्पादन से संबंधित है। ये दोस्तों कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रांतियाँ थी जो हमारे जो एग्जाम में पूछे जाने की अक्सर संभावना रहती है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कह रहा भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। जैसा कि दोस्तों एकदम गलत है। भाग जो है 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित। किससे? मौलिक अधिकार जो है भाग 3 से संबंधित है।
कह रहा भारतीय संविधान का भाग 4A नागरिकता से संबंधित। दोस्तों ये हमारा एकदम गलत है। भाग जो है 2 हमारा किससे है, नागरिकता से संबंधित है। कह रहा भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। दोस्तों ये भी हमारा एकदम गलत है। मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 4A में है। किसमें है, भाग 4A में है। किसमें, भाग 4A में जो हमारे मौलिक कर्तव्य दिए हैं। कितने मौलिक कर्तव्य दोस्तों, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हमारे दिए गए हुए हैं। और हमारा 5वां ऑप्शन दिया गया भारत का संविधान का भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। दोस्तों ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हमारा भारत का भाग 4 जो है किससे संबंधित, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नागरिकता से संबंधित और प्लस जो है नागरिकता से, मौलिक अधिकारों से और नीति निर्देशक तत्वों से कुछ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ लेते हैं। इसमें आर्टिकल की बात आई तो दोस्तों जैसा कि बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार की बात। दोस्तों वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, लेकिन इसमें जो है एक जो है संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटाकर, संवैधानिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। दोस्तों आर्टिकल 301 के अंतर्गत रखा गया। किसके, आर्टिकल 301 के अंतर्गत इसे अब विधिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक जो समता का अधिकार, आर्टिकल 14 में हमारा क्या है, समता का अधिकार दोस्तों एक किस आर्टिकल में दिया हुआ है, समता का अधिकार। ये दोस्तों हमारा आर्टिकल 14 में दिया है। आर्टिकल 15 की बात करें दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के साथ जो है लिंग जाति धर्म हो गया हमारा, और व्यवसाय के रूप में जो है व्यवसाय से किसी को जो है क्या नहीं माना जाएगा, सभी को बराबर माना जाएगा। किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। और बात करते दोस्तों उसके बाद में बात करते दोस्तों आर्टिकल हमारा 16 किससे संबंधित। दोस्तों आर्टिकल 16 में हमारा क्या है, लोक नियोजन की स्वतंत्रता। किसकी, लोक नियोजन जो है, लोक नियोजन में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। ये दोस्तों आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 17 की बात करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 17 जो है हमारा किससे संबंधित है, आर्टिकल 17 हमारा अस्पृश्यता का अंत। किससे, अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों ये किससे संबंधित है, आर्टिकल 17 हमारा अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। आर्टिकल 18 की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा किससे संबंधित है, आर्टिकल 18 हमारा संबंधित है उपाधियों का अंत। किससे, उपाधियों का अंत दोस्तों हमारा आर्टिकल 18 संबंधित है। इसमें जो है भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, ये जो है ये कोई भी उपाधियां नहीं है। ये जो भारत के जितने सारे खेल हैं, खेल के क्षेत्रों में, सेना के क्षेत्रों में जो आपको पद मिलते हैं, ये सारे उपाधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा उपाधि नहीं दी जाएगी। ये दोस्तों हमारा किस में लिखा है, आर्टिकल 18 में उसका अंत लिखा है, उपाधियों का अंत। आर्टिकल हम जो है 19 की बात कर लेते दोस्तों। आर्टिकल 19 में हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19A के अंतर्गत हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की, संघ बनाने की, किसी भी क्षेत्र में जाने आने की और व्यापार करने की, और जो है क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। हमारे 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत है। बात कर लेते दोस्तों आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 की, तो आर्टिकल 20 का संबंध किससे है, आर्टिकल 20 का दोष सिद्धि के लिए अपराध जो है, किसी भी व्यक्ति को जो है एक बार दंड के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी। एक बार दंड के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी, और दोषी को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनाने से के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा दोस्तों आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है। बात कर दोस्तों आर्टिकल 21 में जो है, आर्टिकल 21 में जो है क्या लिखा है, जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में लिखा है। और आर्टिकल 21A के अंतर्गत बात करते दोस्तों, शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार के रूप में कब जोड़ा गया था, 11वां मौलिक अधिकार के रूप में जो है कब जोड़ा गया था, ये हमारा 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसे शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। और बात करते दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है आर्टिकल हमारा, बात करते 23। आर्टिकल 23 दोस्तों ये हमारा किससे है, ये हमारा जो है ये हमारा संबंध आर्टिकल 23, इसका संबंध है हमारा मानव अंगों की तस्करी पर रोक और जो है बलात्श्रम पर रोक है। ये हमारा किस पर है, ये हमारा आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 की बात करें दोस्तों, आर्टिकल 24 में जो है हमारा किससे संबंधित है, ये हमारा संबंधित है कि 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को कारखानों में काम ना कराया जाए। आर्टिकल 25 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या है, किसी भी जात धर्म को
मान सकते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। आर्टिकल दोस्तों बात करते हैं 27 की बात करें तो आर्टिकल 27 में कहा गया किसी को जो है किसी को भी किसी धर्म के आधार पर टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम नागरिकता की बात करते हैं। दोस्तों नागरिकता में क्या दिया है, नागरिकता में हमारा दिया गया है 9 में दिया गया है नागरिकता 9 में जो है आप किसी भी अन्य जो है देश की नागरिकता धारण करते हो दोस्तों आर्टिकल 9 के अंतर्गत आपकी भारत देश की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 5 की बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 5 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 5 में दिया गया जो भारत में जो है स्वतंत्रता के बाद से रह रहे व्यक्तियों की जो है स्वतंत्रता जो है अधिकार जो है नागरिकता आर्टिकल 5 के अंतर्गत है। आर्टिकल 6 की बात करें दोस्तों, पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें जो है मौलिक अधिकार देना, ये नागरिकता से संबंधित आर्टिकल हमारा 6 है। पाकिस्तानी लोगों से मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा आर्टिकल किससे संबंधित है, आर्टिकल जो है 51A से संबंधित है। आर्टिकल 51A से संबंधित कौन सा मौलिक अधिकार, और आर्टिकल 51 दोस्तों इंटरनेशनल पीस या अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित आर्टिकल 51 है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों की, तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व जो है ये हमारे आर्टिकल कितने से, आर्टिकल 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। इसमें दोस्तों आर्टिकल 40 की बात करते हैं ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल दोस्तों यहाँ पर 39 की बात करते हैं दोस्तों निःशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल 39A के अंतर्गत कहा गया है। और आर्टिकल 44 की बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 44 में समान सिविल रहता है। और आर्टिकल दोस्तों 45 की बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 45 के अंतर्गत जो है पिछड़े लोगों के लिए शिक्षा जो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और आर्टिकल 48 की बात करें तो कृषि संबंधित है। आर्टिकल 48 से की बात करें तो वन और वन्य जीव का संरक्षण, आर्टिकल 48 हो गया। आर्टिकल 49 की बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 49 का संबंध किससे है, ये हमारा संबंधित है जो है आप राज्य जो है अपने वहाँ के जो है स्मारकों की सुरक्षा करना। आर्टिकल 50 का संबंध किससे, ये हमारा न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण जो है इससे संबंधित है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। ये दोस्तों हमारे नागरिकता और मौलिक अधिकार और जो है मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तंत्रों से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ अनुच्छेद थे। ये जो है हमारे एग्जाम में बहुत ही प्रबल संभावना होती है कि ये जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूज गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। नाम पूछता है कि लेखिका कौन है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई है। कौन है, मलाला यूसुफजई जी हैं। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा देखकर है ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है। कह रहे केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिमला में स्थित है। कहाँ स्थित है, शिमला में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों बात की है तो यहाँ पर लखनऊ की, दोस्तों लखनऊ में हमारा क्या स्थित है, लखनऊ में CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ये हमारा स्थित है लखनऊ में। कहाँ स्थित है, ये हमारा लखनऊ में स्थित है। और उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो है अनुसंधान। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये हमारा लखनऊ में। और केंद्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान कौन सा, केंद्रीय वनस्पतिक अनुसंधान वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है, ये हमारा लखनऊ में ये भी स्थित है। कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है अनुसंधान की बात करें दोस्तों, अभी आपको बताया है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ये हमारा करनाल हरियाणा में स्थित है। करनाल हरियाणा में स्थित है। और उसके बाद में बात कर ले दोस्तों चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कौन सा, चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अनुसंधान संस्थान ये हमारा कहाँ है, चेन्नई में है। कहाँ है, चेन्नई में है। चा से हो गया चमड़ा और चा से क्या होगा, चेन्नई हो गया। क्या हो गया, चा से हो गया चमड़ा और चा से हो गया चेन्नई।
उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। कौन सा? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। कौन सा? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा कोयम्बटूर में स्थित। कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कपड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है अहमदाबाद। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में जो है कपड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये हमारा अहमदाबाद में स्थित है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान कहाँ स्थित? भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है हमारा कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। कानपुर में बात करते हैं दोस्तों कानपुर की, तो कानपुर में दलहन अनुसंधान भी केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र में कहाँ स्थित? ये भी हमारा कहाँ स्थित है? ये कानपुर में ही स्थित है। ये दोस्तों कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे क्या थे? अनुसंधान केंद्र जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले। और यहाँ पर आप सभी को बता ही दिया ना, शिमला के बारे में बता ही चुके हैं। और एक जो है हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान रह गया है, ये हमारा क्या है? ये हमारा केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। कौन सा? केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र। वन अनुसंधान केंद्र ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा देखकर जल चक्र को भी कहा जाता है। जल चक्र को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलीय चक्र भी कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध और कब लड़ा गया था? दोस्तों ये कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों ये हमारा 1540 में जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जो है शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं की हार हो गई थी। बात करते दोस्तों 1500 ईस्वी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों 1526 की। आप सभी को हमने बता दिए, सारे युद्ध पढ़ा दिए, लेकिन फिर से याद एक बार पढ़ा देते हैं। 1526 इसमें जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। कब? 1526 में बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में जो कौन सा युद्ध हुआ था? ये हमारा हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बात करते हैं 1527 में जो हमारा कौन सा युद्ध हुआ था? 1527 में हुआ था हमारा खानवा का युद्ध। किसके बीच में? बाबर वर्सेज राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसमें जो है बाबर की विजय हुई थी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों खानवा का युद्ध हो गया। उसके बाद में हमारा हो गया था 1528 में। 1528 की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध। कौन सा? चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। उसके बाद 1529 में जो हमारा कौन सा हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। और 1530 में जो है इसकी जो है बाबर की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों चारों युद्धों में जो है ये बाबर ही विजेता रहा था। कौन रहा था? बाबर ही विजेता रहा था। बात करते दोस्तों यहाँ पर 1556 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। 1556 में एक युद्ध हुआ था। ये युद्ध कौन सा था? 1556 ईस्वी में हमारा कौन था? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये हमारा कब हुआ था? द्वितीय युद्ध हमारा कब? 1556 ईस्वी में जो है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में जो है 1556 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से संविधान का भाग 4A कितने मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान करता है? ये आप सभी को अभी पहले हमने बताया कितने मौलिक कर्तव्यों का जो है प्रावधान करता है। हमारे 11 मौलिक अधिकार हैं। 11 मौलिक कर्तव्यों का जो है क्या करता है? प्रावधान करता है। अभी आप सभी को बताया 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा हमारा क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा कौन सा जोड़ा गया है? ये हमारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य के रूप में भी जोड़ा गया है।
और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख नाम दिया। निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख नाम दिया था। दोस्तों ये हमारा था जनरल आयूब खां। कौन था? जनरल आयूब खां। इसने जो है मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के रूप में नाम दिया था। फ्लाइंग सिख जो है मिल्खा सिंह बहुत ही तेज जो है भागने वाले धावक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बात करते दोस्तों प्रथम विदेशी जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? ये हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन सा? भारत रत्न जो है प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? ये हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और बात करते हैं दोस्तों भगत सिंह। भगत सिंह को हम क्या कहते हैं? भगत सिंह को जो है हम शहीद ए आजम शहीद ए आजम के नाम से किसको जानते हैं दोस्तों? ये जानते हैं हम भगत सिंह को जो है शहीद ए आजम के नाम से जानते हैं। और कंफ्यूज करने वाला यहाँ पर होता है कायदे आजम किसे कहते हैं दोस्तों? कायदे आजम किसे दोस्तों कहते हैं? कायदे आजम कहते हैं हम मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को जो हम किस नाम से जानते हैं? जिन्ना को हम कायदे आजम के नाम से जानते हैं। शहीद ए आजम भगत सिंह और कायदे आजम हमारे क्या हो जाएंगे? मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। और जो है कुछ पुस्तकों के बाद बात कर लेते तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत की खोज किसकी पुस्तक है? भारत की खोज पुस्तक किसकी है दोस्तों? ये हमारी भारत की खोज पुस्तक किसकी है? हमारी जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। पंडित ये दोस्तों भारत के प्रथम पीएम कौन है? प्रधानमंत्री प्रथम कौन है? ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में निम्नलिखित में कितने डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 4 नहीं रह सकते हैं। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों आरबीआई की स्थापना एक्ट था हमारा। एक्ट था 1934 का। 1934 का स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। कब हुई स्थापना? 1935 में। आयोग कौन था? यंग हिल्टन आयोग था। यंग हिल्टन आयोग था। कौन सा? यंग हिल्टन आयोग था। और बात करते हैं इसे और हम किस नाम से जानते हैं? शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं। शाही आयोग के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हमारा कब हुआ था? ये हमारा 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ये जो है ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे जो है आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे। और आरबीआई जो है आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और आरबीआई का जो है लोगो क्या है? आरबीआई का लोगो क्या है? ये ताड़ का वृक्ष जो है और उसमें टाइगर जो है ये हमारा क्या आरबीआई का लोगो है। और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम आरबीआई के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखा करक ओणम का पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? ओणम का पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केरल में ओणम पर्व मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में ओणम पर्व मनाया जाता है। और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आप सभी को बता ही चुके हैं केरल कहाँ मनाया जाता है। आप इसके पहले बता दें ओणम जो है ओणम में केरल पर्व मनाया जाता है। और कुछ नृत्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। नृत्य जैसे पूछ लेता है तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? तमिलनाडु का हमारा भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम कहाँ का है? नाट्यम ये हमारा तमिलनाडु का है। ये बहुत ही फेमस नृत्य है। तेलंगाना की बात करें तो दोस्तों तेलंगाना में हमारा कौन सा मनाया जाता है? यहाँ दोस्तों कौन सा मनाया जाता है? ये हमारा पिरीनी। कौन सा है? पिरीनी थांडम जो है थांडम ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? पिरीनी थांडम में मनाया जाता है हमारा तेलंगाना में। पिरीनी थांडम नृत्य मनाया जाता है। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है।
अगला प्रश्न करा दिसंबर 2019 में मॉरिशस गणराज्य में राष्ट्रीय सभा को सर्वसम्मति से मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना गया था। दोस्तों पृथ्वीराज सिंह रूपन को जो है 2019 में मॉरिशस गणराज्य का राष्ट्रीय सभा के रूप में सर्वसम्मत राष्ट्रपति चुना गया था। अगला प्रश्न करा भारत सरकार की आयुष्मान योजना के अंतर्गत एक परिवार को कितना निम्नलिखित में से कितना रुपया वार्षिक स्वास्थ्य कवर किया जाता है। दोस्तों कवर दिया जाता है दोस्तों ये 5 लाख रुपया स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। दोस्तों सन 2018 में निकली योजना है और जो है इसमें जो है राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान सरकार ने जो है इसे 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया, 10 लाख से बढ़ाकर इसे 25 लाख रुपए पर जो है एक परिवार का 5 से 25 लाख रुपए तक ये खर्च कर सकता है। अगर बीमारी किसी को कोई होती है तो अपने स्वास्थ्य के लिए जो है इतना रुपया सरकार उसे देगी उसके स्वास्थ्य पर। कह रहा संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों तुलसीदास बोरकर का संबंध किस वाद्य से संबंधित है, हमारा क्या जाएगा हारमोनियम से संबंधित है। किससे है, हारमोनियम से तुलसीदास बोरकर का संबंध है। कल भी आपको बताया था शहनाई वादक। दोस्तों शहनाई वादक हमारे कौन कौन से हैं, ये हमारे पहले तो हो गए बिस्मिल्लाह खां, क्या हो गए बिस्मिल्लाह खां, ये हमारे क्या हो गए बिस्मिल्लाह खां, जो हमारे क्या हो गए ये शहनाई वादक हो गए। कौन हो गए, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां हो गए। और उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों ये हमारे हो गए हुसैन खां। कौन हो गए, हुसैन खां की बात करें दोस्तों, हुसैन खां भी हमारे क्या हैं, ये भी हमारे शहनाई वादक हैं। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बांसुरी वादक। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, बांसुरी वादक की बात करें तो ये हमारे कौन है, हरि प्रसाद चौरसिया जी, बहुत ही फेमस बांसुरी के कलाकार जो है वादक हैं। कौन है, हरि प्रसाद चौरसिया। दोस्तों ये हमारे क्या हैं, हरि प्रसाद चौरसिया हमारे क्या हैं, प्रमुख बांसुरी वादक हैं। कौन है, हरि प्रसाद। और एक पन्नालाल घोष जी हैं। कौन है, पन्नालाल घोष जी हैं। ये जो क्या है, ये दोनों लोग जो हैं बांसुरी वादक हैं। कौन है, बांसुरी वादक हैं। बात कर लेते दोस्तों तबला वादक की। तबला वादक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आप सभी को बता ही चुके हैं तबला वादक कौन कौन से हैं। तबला वादक एक हमारे हो गए जाकिर हुसैन, हो गए जाकिर हुसैन हमारे क्या हो गए, तबला वादक हो गए। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों जाकिर हुसैन जी हो गए और हमारे क्या हो गए लतीफ़ खां हो गए। कौन हो गए, अल्लाह रखा खां हो गए, अल्लाह रखा खां हो गए। और बात करते हैं लतीफ़ खां हो गए। दोस्तों ये प्रमुख क्या है, ये हमारे तबला वादक हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज ये हमारा कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये हमारा कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये हमारा कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज ये कर्नाटक में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। मार्गरेट एटवुड को संयुक्त रूप से 2019 में बुकर पुरस्कार विजेता घोषित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, क्या हो जाएगा, बर्नार्डिन एवरिस्टो को जो है क्या दिया गया था, संयुक्त रूप से बुकर पुरस्कार 2019 में दिया गया था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 61। आप सभी को हम बहुत बार बता चुके हैं कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग किस आर्टिकल के अंतर्गत लगता है। ये हमारा आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। राष्ट्रपति से संबंधित आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे हमने क्वेश्चन करवा दिए हैं। जब जैसे राष्ट्रपति से बताया कि राष्ट्रपति भवन में एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्तियाँ होंगी, आर्टिकल 53 में हो गया। और राष्ट्रपति जो होगा वो जो है सेना का सर्वोच्च कमांडर होगा। सेना का चीफ कौन होगा, सेना का चीफ कौन होगा, ये हमारा राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में ऐसी भी बात कही गई है। और जो है आर्टिकल 54 में बात किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 55 में हमने बताया आप सभी को कि निर्वाचन की रीति क्या होने वाली है, आर्टिकल 55 में बताया निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन की रीति जैसे बात करते हैं उससे एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया था। किसके द्वारा, एकल संक्रमणीय
एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है इसका राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है इसका चुनाव किया जाता है। आर्टिकल 56 की बात करते हैं दोस्तों, इसका आर्टिकल 56 में क्या लिखा है? आर्टिकल 56 में लिखा है इसका कार्यकाल। आर्टिकल 57 में क्या लिखी? इसकी योग्यताएं लिखी। आर्टिकल जो है 57 में क्या लिखी? इसका पुनर्निर्वाचन क्या है? इसका पुनः निर्वाचन जो है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 57 में। और बात करें दोस्तों आर्टिकल 58 की, तो दोस्तों आर्टिकल 58 में हमारा क्या है? आर्टिकल 58 में योग्यता। आर्टिकल 58 में हमारा क्या है? योग्यता है। और आर्टिकल 59 की बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 59 में हमारी शर्तें दी हैं कि राष्ट्रपति से संबंध कौन कौन सी शर्तें होंगी। और आर्टिकल 60 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 60 में हमारा दिया हुआ है शपथ। क्या दिया? आर्टिकल 60 में दिया है हमारा शपथ दी हुई। और आर्टिकल 61 में हमारा दिया है महाभियोग। और आर्टिकल जो है 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ये तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगर निम्नलिखित में से प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? दोस्तों ये कहाँ की फेमस, किस चीज़ की फेमस थी? हमारी ठुमरी गायक की, ठुमरी जो है शैली की प्रवर्तक थी। किसकी? ठुमरी की प्रवर्तक थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या? जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ लिंगानुपात सर्वाधिक है। कहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात की? यहाँ पर दोस्तों दो प्रश्न आप सभी को मिल रहे हैं कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं जहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात था। और जबकि कह रहा है कि किस राज्य में जो है प्रति 1000 पुरुष पर 877 महिलाओं के साथ लिंगानुपात भारत का सबसे कम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हरियाणा राज्य का जो है सबसे कम लिंगानुपात है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर जो है 877 महिलाएं हैं। और जो बात करते हैं दोस्तों केरल की, केरल में जो है 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। कहाँ है? केरल में इतनी महिलाएं हैं। लिंगानुपात की बात करें दोस्तों, लिंगानुपात में श्रेष्ठ स्थान पर कौन है? ये हमारा कौन है? ये हमारा केरला है। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के मामले में भी दोस्तों केरल जो है टॉप पर है। और शिक्षा के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये बिहार जो है हमारा सबसे लास्ट में है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है? सर उस नदी का चयन करें जिस पर सिंघुर बांध बनाया गया है। कौन सा? सिंघुर बांध बनाया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मंजीरा नदी। किस नदी पर? मंजीरा नदी। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में मंजीरा नदी स्थित है, जो है इस पर सिंघुर बांध बनाया गया है। बात करते दोस्तों नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है? दोस्तों कृष्ण सागर बांध। कहाँ है? कृष्ण सागर बांध ये किस दोस्तों नदी पर है? दोस्तों कृष्ण सागर बांध ये हमारा नर्मदा नदी पर है। झेलम की बात करते हैं दोस्तों, झेलम पर कौन सा है? उरी बांध जो है कहाँ स्थित है? उरी बांध कहाँ स्थित है? ये हमारा झेलम नदी पर उरी बांध स्थित है। कावेरी की बात करते दोस्तों, कावेरी हम इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम बूढ़ी गंगा इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से इसे हम जानते हैं। किसको? कावेरी नदी को। और बात करते हैं दोस्तों सतलज हो गई हमारी। सतलज की बात करते हैं, सतलज जो है सतलज नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है? सतलज हमारा भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध जो है नांगल बांध जो है ये किस नदी पर है? ये हमारा सतलज नदी पर स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर समतल दर्पण बनाने में निम्नलिखित में बनाने वाला प्रतिबिंब होता है। अगर समतल दर्पण बनाने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? पार्श्विक और उल्टा होता है। कैसा होता है? पार्श्विक और उल्टा प्रतिबिंब बनाने वाला समतल दर्पण होता है। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर देकर खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? राणा सांगा और किसके बीच में लड़ा गया? आप सभी को अभी पहले हमने बताया कि राणा सांगा बाबर वर्सेस राणा सांगा के बारे में 1526 में खानवा का युद्ध बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में होता है, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। शाहजहां की दोस्तों बात करते हो, शाहजहां की मृत्यु जो ये शाहजहां जो है 1658 से 1707 तक का शाहजहां का कार्यकाल रहा। 1707 तक जो है शाहजहां इसका जो है औरंगजेब का कार्यकाल रहा। किसका? औरंगजेब का कार्यकाल रहा। शाहजहां की बात करते हो और इसने औरंगजेब ने जो है GT रोड का निर्माण कराया। GT रोड का निर्माण किसने कराया? हमारा औरंगजेब ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। और दोस्तों यहाँ पर
बात करते हैं शाहजहाँ की। शाहजहाँ दोस्तों ये था, इसके इसके जो है शासनकाल में सत्यापत्य कला तो बहुत ही अच्छी तरीके से चली थी। लाल किले की बात कर लेते हैं, चाहे आप ताजमहल की बात करें, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, और जो है और बहुत सारे जो है इसने जो है निर्माण कराए। और बाबर की बात कर दोस्तों, बाबर ने 4 युद्ध एक साथ में जीत लिए थे। 4 युद्ध लगातार इसने एक साथ जीतता रहा था, और जो है 1930 में इसकी 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। बढ़ते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने किस किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दोस्तों ये 2024 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। और आप सभी लोग बताएंगे कि कार्बन शून्य उत्सर्जन को क्या, कार्बन कार्बन जो है कार्बन का शून्य उत्सर्जन दोस्तों ये कब तक लक्ष्य रखा गया है। ये भारत सरकार द्वारा कार्बन का शून्य उत्सर्जन ये कब तक रखा गया, इसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, औरंगजेब ने की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। दोस्तों ये हमारा देखो ऑप्शन यहीं पर दिया हुआ है कि जो है 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने शासन किया था। औरंगजेब ने कब से कब तक किया था, 1658 से 1707 तक इसने अपना शासन किया था। अगला प्रश्न, अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला का खिताब किसने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला का खिताब किसने जीता था, हमारा सोफिया केनी ने जीता था। किसने जीता था, सोफिया केनी ने जीता था।